हेलो दोस्त, कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग फिट एंड फाइन होंगे। मैं आज आप लोगों के बीच कोशिका की संरचना, सेल स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। सेल स्ट्रक्चर, सेल की संरचना कैसी होती है। अगर हम बात करें कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अगर हम उदाहरण के लिए अगर एक भवन है, भवन में जो एक ईंट का स्थान है वही कोशिका का स्थान हमारे शरीर में है। मतलब कि भवन कई प्रकार के ईंटों से, कई ईंटों से बने हैं और एक ईंट खुद अपने आप में स्वतंत्र ऑटोनोमस है। तो उसी तरह सेल खुद एक कोशिका से लगातार निर्माण से, एक कोशिका के सेल डिवीजन से, एक कोशिका के लगातार विभाजन से, कोशिका विभाजन से अंग तंत्र का निर्माण होकर एक पूरा विशाल शरीर का निर्माण हुआ है। तो हम एक कोशिका के बारे में पहले पढ़ाई करते हैं और इस कोशिका के अंदर में कौन कौन से ऑर्गेनल्स मतलब कि कोशिकांग है। कोशिका के अंदर जो अंग पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब क्या है, इसके अंग है। कोशिका के अंदर के अंग को कोशिकांग के ऑर्गेनल्स कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोशिका के सारे ऑर्गेनल्स, इसे हम बोलते हैं सेल स्ट्रक्चर। ये कोशिका संरचना, कोशिका की संरचना। तो हम कोशिका संरचना में बात करते हैं। कोशिका को जो बाहरी आकार का जो घेरा है, जो कि अस्थायी आकार देती है, ये दोहरी परत की झिल्ली है। इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसे कोशिका को अस्थायी आकार देती है। ठीक, अब ये कोशिका के अंदर ये जो भाग है इसे हम केंद्रक कहते हैं या न्यूक्लियस कहते हैं। केंद्रक, न्यूक्लियस। केंद्रक के अंदर कई प्रकार के पदार्थ होते हैं जो इसे हम क्रोमेटिन कहते हैं, जो कि आनुवंशिक गुणों को वाहक करते हैं। क्रोमेटिन को अगर हम खींचते हैं तो इसमें हमें जीन निकलता है। जीन में जो कि डीएनए होते हैं वो हमें डीएनए माता पिता के आनुवंशिक गुणों को वाहक करते हैं। तो ये हो गया। और इसके अंदर जितने भी तरल पदार्थ होते हैं इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्मिक केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। केंद्रिका द्रव्य कहते हैं। तो केंद्रक के अंदर एक छोटा सा और केंद्रिका पाया जाता है, इसे हम न्यूक्लियोलोयस कहते हैं। न्यूक्लियोलोयस या केंद्रिका कहते हैं। ये न्यूक्लियोलोयस एक न्यूक्लियस में अधिकतम 4 संख्या में हो सकते हैं। अब हम न्यूक्लियस के ऊपर ये दोहरी परत झिल्ली वाली ये जो है इसे हम देखते हैं। ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या इसे हम बोलते हैं अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाया जाता है कणिका के रूप में, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, उसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुरदरी अंतःप्रदवी झिल्ली। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होता है उसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात स्मूथ को SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अनुसार ये गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी ऑपरेटस, इस तरह तीनों नाम बोलते हैं। तो ये हमारा गोल्जी बॉडी हो गया, ये लाइसोसोम हो गया, ये वैक्यूल हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अब चलते हैं कोशिका के केंद्रक के बाहर तथा कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ होते हैं उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म तथा कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस तथा तरल पदार्थ होते हैं इसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। लेकिन ये दोनों जब एक साथ मिल जाते हैं, साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म, दोनों को हम मिलाकर प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे हम जीव द्रव कहते हैं। जीव द्रव को हम जीवन के भौतिक आधार भी कहते हैं, इसे जीवन का भौतिक आधार भी कहते हैं।
ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया। अब हम बात करते हैं प्लास्टिड। ये प्लास्टिड है, ये पादप कोशिकाओं के अंदर ये कोशिकाओं में पाए जाते हैं प्लास्टिड। तो ये सीलिया, ये एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। तो ये फ्लेजिया है। अब हम सभी कोशिकाओं के फंक्शन के बारे में बात करते हैं। कौन सी कोशिकाओं का क्या क्या फंक्शन है। सबसे पहले न्यूक्लियस से ही फंक्शन स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस क्या करते हैं। न्यूक्लियस ये एक कोशिकीय क्रियाओं का नियंत्रक का केंद्र है। ये कोशिकीय क्रियाओं को नियंत्रण करती है तथा आनुवंशिक पदार्थों का स्टोर करती है। जैसे कि है आपका क्रोमेटिन, इसको स्टोर करती है। आनुवंशिक पदार्थों का ग्रहण करती है। यह केंद्रिका, ये जब कोशिका विभाजन होता है तो ये डिसॉल्व हो जाता है, ये विलय हो जाता है और इसी में समाप्त हो जाती है। तो ये क्या करती है, केंद्र क्या करता है, ये कंट्रोल करती है, ये सेल की सारी क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं। चलिए हम चलते हैं ये इसके ऊपर रेटिकुलम का क्या फंक्शन है। इसका फंक्शन है जिस रेटिकुलम के ऊपर प्रोटीन को जिस रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है, हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री या प्रोटीन संश्लेषण का स्थल कहते हैं। तो जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम है तो वहां से हमें प्रोटीन स्रावित होती है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उत्पादक का कार्य करता है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं उससे मुझे लिक्विड वसा प्राप्त होती है, और जिसके ऊपर राइबोसोम होते हैं वहां से प्रोटीन प्राप्त होती है। तो अर्थात ये प्रोटीन तथा वसा का उत्पादक है तथा अन्य कई पदार्थों का ये उत्पादन करती है। इसका काम, मुख्य काम है मैन्युफैक्चर, उत्पादक। अब हम चलते हैं गोल्जी बॉडी को हम श्रावण अंग या सेक्रेटेड ऑर्गन्स के नाम से भी हम जानते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो भी निकले लिक्विड तथा प्रोटीन, इसको ये सिस्टर्न है, ये जो नली के आकार के हैं इसे सिस्टर्न कहते हैं। सिस्टर्न में ये चले जाते हैं और ये सिस्टर्न में जाने के बाद ये प्रोटीन जाता है, इसमें शुगर इसमें ऐड होता है। शुगर ऐड होके इसमें पुटिकाएं बनके या पैकिंग तथा शिपिंग होकर ये यहाँ से ट्रांसपोर्ट के लिए जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम क्या हो गया। एक तो हो गया पैकिंग, किसी भी जगह अगर कोई भी आवश्यकता वाली प्रोटीन हो, वसा हो, कार्बोहाइड्रेट को ट्रांसपोर्ट करना है तो सबसे पहले पैकिंग कौन करते हैं, गोल्जी बॉडी अपने अंदर पैकिंग करती है। पैकिंग करने के बाद इसको यहाँ से जहां आवश्यकता होती है एनर्जी की वहां से यहाँ से ट्रांसपोर्ट करती है। तो इसका क्या काम है, गोल्जी बॉडी का मुख्य काम ट्रांसपोर्ट।